हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में विज्ञान का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। और आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक में का बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 60 से 70% क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 2011 से लेके अब तक जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उसे आपको पढ़ना चाहिए, और उसे हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 2011 से लेके अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये आपको याद रखना होगा अगर आपको बोर्ड परीक्षा में आप लोग चाहते हैं कि हम टॉपर बने, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाए, तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बैंक में से लड़ता है, ठीक है। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और जो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे उसे आपको यहीं के यहीं आपको रट जाना है, याद कर लेना है। जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन है दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा बाबू, घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन को आपको ऑल पे दबा देना है। तो जैसे ही आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे दबाइएगा, जो ये घंटी है ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा, और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। दूसरा काम करना है, ये दोनों हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों नंबर पे किसी एक नंबर पे आपको मैसेज कर देना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए व्हाट्सएप से। तो आपके व्हाट्सएप पे लिंक जाएगा और आप लोग उस लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से जाता है, आप लोग लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाएगा। दोनों में से किसी पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन को यहां पे शुरू करते हैं। एक बार हम आपको बता देते हैं बाबू, यहां पे क्वेश्चन बैंक के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और पार्ट बाय पार्ट करके देखिए, एक ही क्लास में 2011 से लेके अब तक का क्वेश्चन हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट बाय पार्ट करके हम आपको पढ़ाएंगे, काफी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए टू जेड आपको समझ में आएगा। और इसमें आज हम 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहे हैं, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहां पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर ओम ना लिखा रहे, अगर सिंबल बना के दे तो ओम का सिंबल ये होता है। तो अगर मान लीजिए ओम के जगह पे सिंबल बना दिया तो ये होता है ओम, आपको याद रखना है। अगर ओम लिखा रहेगा तो ओम पे, अगर सिंबल बनाया रहेगा तो इस सिंबल को आपको याद रखना होगा, ये ओम का सिंबल है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ऐसे सिंबल बना देगा आपका ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। या आपको यहां पे लिख देगा, ठीक है ना, क्या लिख देगा बाबू, यहां पे ओम और यहां पे मीटर लिख देगा, ठीक है ना। ओम मीटर यहां पे लिख देगा। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर, या ऐसे सिंबल बना के देगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम, या प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसे आपको याद रखना है। जूल किसका होता है बाबू, तो आपको याद रखना है ऊर्जा का। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक बोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है, तो आपको याद रखना है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। अब यहां पे आपको बताना है कि परिपथ में हम लोग धारा को किससे मापते हैं। यहां पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो उसका नाम है ए मीटर, या इसे हम लोग आम मीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा, कहीं पे ए मीटर देता है और कहीं पे आम मीटर देता है। तो ए मीटर या आम मीटर से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं बाबू, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। ये आपको याद रखना होगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है। विद्युत धारा को ए मीटर या आम मीटर से मापते हैं, और विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी दाढ़ी बनाने में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। दाढ़ी यानी हजामत बनाने में, ठीक है।
तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? यहां पे आपको बताना है कि वो कौन सा उपकरण है जिसमें धन यानी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो ए मीटर बाबू आपका पहला ऑप्शन दिया है, ए मीटर। ए मीटर जो होता है इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। जो बोल्ट मीटर होता है इसमें भी क्या होता है बाबू, प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, विद्युत सेल बैटरी आप लोग जो देखते हैं ना, बैटरी में भी क्या होता है, वो प्लस का पॉइंट होता है, एक माइनस का पॉइंट होता है। तो ये तीनों में होता है। लेकिन जो कुंडली होता है आप लोग याद रखिएगा, कुंडली में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं होता है। विद्युत रोधी यहां पे परखनली पे हम लोग क्या करते हैं, तारों को ऐसे लपेटते हैं और इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कुंडली में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो जो हमारे आंखों से बाबू नहीं दिखाई देता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। जैसे दही में बाबू बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन हमें आंखों से ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसको जब हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे या माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें बाबू क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो हमें दिखाई देता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CuSO4 इंटू 5H2O होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन लवण है? अब इसमें आपको बताना है भाई कि कौन लवण है। तो इसमें बाबू लवण कौन है, तो बस ट्रिक से आप लोग याद रखिए। देखिए HCl ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl क्या है बाबू, हमारा अम्ल है। ये क्या है, हमारा अम्ल है। ये क्या है बाबू, हमारा यहां पे अम्ल है। ठीक है, और लास्ट में जो OH होता है बाबू वो क्या होता है, क्षार। क्षार के लास्ट में OH होता है तो ये भी क्षार है। इसमें भी लास्ट में OH है तो ये भी क्षार है। अब यहां पे देखिए ये क्षार है, ये भी क्षार है, ये अम्ल है। अब यहां पे बोल रहे हैं लवण कौन सा है, तो लवण अब कौन सा होगा, एगो बचा है यहाँ पे K2SO4। K2SO4 क्या होगा, यहाँ पे लवण होगा। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, बस इसका ट्रिक है, क्षार के अंत में OH होता है तो क्षार का पहचान OH से। अम्ल कौन कौन सा होता है, तो एगो HCl होता है, आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तीसरा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो ये तीन ही देता है, तीनों का नाम आपको याद रखना है और ये तीनों प्रबल अम्ल है। ठीक है, उसके बाद आपको लवण पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन के अणुओं में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन में आपको याद रखना है ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन अणु में आपको याद रखना है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी तीन आबंध होते हैं। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो एगो होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने आबंध होते हैं, दो गो होते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने होते हैं, तीन गो होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। जब भी क्वेश्चन आएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखिएगा, CaCO3 ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश 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 वन संपदा का एक उदाहरण है। इसमें से आपको यहां पे खाली स्थान दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन वन संपदा का एक उदाहरण है, यानी कौन इसमें वन से प्राप्त होता है। वन यानी जंगल से कौन इसमें प्राप्त होता है, तो जंगल से मिट्टी प्राप्त होता है नहीं, तांबा प्राप्त होता है नहीं, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है नहीं। जंगल से क्या प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होता है। तो ये वन संपदा का एक उदाहरण है, इसे आप लोग याद रखिए। पूछ रहा है डॉट डॉट वन संपदा का एक उदाहरण है, तो जो लकड़ी है ये वन संपदा का एक
उदाहरण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है, आप लोग याद रखिएगा C12H22O11। ये क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 होता है, ये आपको याद रखना होगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए बाबू आवश्यक कौन है, तो स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण किसमें होता है, हरे पेड़ पौधों में, और हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वपोषी पोषण के द्वारा बनाते हैं, और भोजन बनाते समय हरे पेड़ पौधे क्या लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, और इन्हीं सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करते हैं, सौर प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं, यानी इनमें से सभी का यूज करते हैं। डी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन क्या है बाबू, हार्मोन है, और इंसुलिन क्या करता है, ये चीनी का पाचन करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंसुलिन क्या करता है, चीनी का पाचन करता है, जो भी हम लोग चीनी खाते हैं इंसुलिन क्या करता है, उसका पाचन कर देता है। लेकिन जब इंसुलिन की कमी हो जाएगा हम लोगों के शरीर में, तो चीनी खाएंगे तो उसका पाचन होगा, नहीं होगा। जब चीनी का पाचन नहीं होगा तो चीनी हमारे खून में घुल जाएगा, ठीक है, और जब खून में बाबू घुल जाएगा तो हम लोगों का ब्लड मीठा हो जाता है, और धीरे धीरे हमें क्या होता है, शुगर रोग हो जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है मधुमेह यानी शुगर रोग, शुगर को मधुमेह बोला जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है, किसमें खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है, यानी उनके शरीर में जो ब्लड है ना बाबू ऐसे ही प्रवाहित होता है, उसमें नसें नहीं होती है। तो खुला परिसरण तंत्र बाबू किसमें प्रवाहित होता है, तो आपको याद रखना है कॉकरोच में, कॉकरोच में खुला परिसरण तंत्र है, इसमें कॉकरोच में ब्लड प्रवाहित होने के लिए कोई खास बाबू नस का जरूरत नहीं होता है, उनके शरीर में ऐसे ही ब्लड प्रवाहित होता है। और कॉकरोच का जो ब्लड होता है बाबू ये कैसा होता है, श्वेत होता है, ठीक है ना, जो तितली हो गई उसका भी श्वेत होता है, जितने भी छोटे छोटे कीट पतंगे कीड़े मकोड़े हैं, मक्खी हो गई, मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गई यानी बिरनी जिसे बोला जाता है, सबका ब्लड व्हाइट होता है। क्यों व्हाइट होता है, क्योंकि इन लोगों में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो कॉकरोच का ब्लड श्वेत होता है, तितली का ब्लड श्वेत होता है, उजला होता है, मक्खी का ब्लड जो है वो श्वेत होता है, मतलब जितना भी बाबू कीट पतंगे सारा का एकदम व्हाइट ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरो 2 का संबंध किससे है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यूरो 2 बाबू यूरो 2 लॉन्च किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यूरो 2 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, जैव अनिम्नकरणीय का मतलब जो कभी सड़ता गलता नहीं है, और जैव निम्नकरणीय का मतलब जो सड़ गल जाएगा, जो सड़ जल गल जाएगा वो जैव निम्नकरणीय, और जो सड़ता गलता नहीं है वो जैव अनिम्नकरणीय। तो इसमें डीडीटी बाबू ये कभी भी सड़ता गलता नहीं है, तो ये जैव अनिम्नकरणीय है, ये कभी भी सड़ता गलता नहीं है। कागज जो है बाबू सड़ गल जाएगा, तो ये जैव निम्नकरणीय है। वाहित मल यानी जितने भी मतलब मल मूत्र होते हैं ये भी सड़ गल जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, जैव निम्नकरणीय हो जाएगा। यहां पे बोल रहा है जैव अनिम्नकरणीय कौन है, अनिम्नकरणीय यानी जो सड़ेगा गलेगा नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा डीडीटी, जो डीडीटी होता है ये कभी भी सड़ता गलता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल होता है इसका रंग कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो क्लोरोफिल का बाबू रंग कैसा होता है, तो आपको याद रखना है हरा होता है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछता है। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पे काम करता है, यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उष्मीय सिद्धांत पे ये क्यों काम करता है, जब
घर में बहुत ही ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बहुत ही तेजी से जब करंट प्रवाहित होता है तो विद्युत फ्यूज गर्म हो जाता है, होने के बाद बाबू पिघल के टूट जाता है। यानी जो भी चीज अगर करंट दिया जाए अगर वो गर्म होने लगे तो बोला जाता है विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पे काम कर रहा है। और जो फ्यूज है ये भी क्या होता है, गर्म होके बाबू टूटता है पिघल के, तो ये भी क्या इस पे काम करता है, तो उसमें सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है। तो ओम का नियम आपको याद रखना है, V इक्वल टू आई आर, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहां पे आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, इसी का मान निकालना है। आई और आर के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह है। आई इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भी पहले से है, आई इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, और इधर क्या बच जाएगा, आर। अब इसे सीधा करके लिख दीजिए, आर बराबर यहां पे हो जाएगा भी बटा आई। ये हो गया बाबू प्रतिरोध निकालने का सूत्र, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आर इक्वल टू भी बटा आई कहां पे दिया है, तो ये बी वाला ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन बाबू ये भी बहुत बार आता है बोर्ड परीक्षा में, इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रतिरोध का सूत्र, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आप लोग घर में बैटरी होता है बाबू, बैटरी आप लोग देखें ना, बैटरी से कौन सा धारा निकलता है, तो बैटरी से आपको याद रखना है डीसी करंट निकलता है। ये करंट जो डीसी करंट होता है ना, इसे करंट नहीं लगता है, लेकिन जो हमारे घर पे बाबू जो बिजली आ रहा है, जो पोल से आता है ना, खंबा लगा है बिजली का, उससे जो हमारे घर में बिजली आता है, जैसे लाइट पंखा चल रहा है हमारे घर में, वो कौन सा करंट है, तो वो एसी करंट है। ये कितने वोल्ट पे आता है, तो 220 वोल्ट पे आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर जो एसी करंट है उसको छूइएगा तो झटका लगेगा, ठीक है ना, लेकिन डीसी करंट को छूने से झटका नहीं लगता है, ठीक है, तो ये कम खतरनाक होता है। और जब भी क्वेश्चन आएगा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना है कि जो बैटरी है इससे दिष्ट धारा निकलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो हमारे घर में लाइन आया है बाबू, वो प्रत्यावर्ती धारा है, नहीं एसी करंट है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी या हजामत बनाने में आपको याद रखना है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है बोल्ट। जो बोल्ट होता है ये विद्युत विभव का क्या होता है बाबू, एसआई मात्रक होता है, और विभवांतर विद्युत विभवांतर का भी एसआई मात्रक होता है, बोल्ट आपको याद रखना है। एम्पियर किसका होता है, तो आपको याद रखना है विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कूलाम्ब बाबू किसका होता है, तो आवेश का होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आवेश का सही मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वाट किसका होता है, तो आपको याद रखना है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट बाबू किसे कहते हैं, तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब को, ठीक है ना। 1 जूल प्रति कूलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलम्ब, यानी 1 वोल्ट कहलाता है। तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो 1 जूल प्रति कूलम्ब को कहते हैं, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, यहां पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो क्षारीय विलयन है, यानी जो क्षार है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जो उदासीन विलयन है, जैसे जल हो गया, ना ही वो अम्लीय लगता है ना ही वो क्षारीय लगता है, तो जो उदासीन है उसका पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ये क्या है बाबू, जो CH4 है यानी जो मीथेन है, ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद आप लोग जानते हैं ना, अमीबा आप लोग देखे होंगे, अमीबा में ये बाबू कुटपाद
कुटपाद पाया जाता है। ये जो उठा वाला भाग होता है ना, जो उठा उठा हुआ भाग होता है, यही कुटपाद होता है। और जो अमीबा होता है इसी कुटपाद के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, पकड़ता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो कुटपाद किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है अमीबा में। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा, यानी जो ये उठा हुआ कुटपाद है इसी के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में बाबू लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जो जनन होता है ये फूलों के द्वारा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का मतलब बाबू मेरे क्या हुआ, तो उत्सर्जी अंग का मतलब हुआ जो हमारे शरीर में जो भी कचरा है उसको जो अंग बाहर निकालता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। और यहां पे जो वृक्क है यानी जो हमारा किडनी है ये उत्सर्जी अंग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और किडनी का जो बाबू आकार होता है ये किस प्रकार का होता है, तो ये सेम के बीज के समान होता है। और हमारे शरीर में जो किडनी है ना, दुगो है, दुगो को बोला जाता है एक जोड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्राणु पुरुषों में बनता है और शुक्राणु कहां पे बनता है, तो आपको याद रखना है वृषण में। वृषण में बाबू आपको याद रखना है शुक्राणु बनता है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक वैसा संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा उत्पन्न है वो प्राकृतिक संसाधन, जैसे वायु प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है, जल प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, मिट्टी, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ये भी प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया। लेकिन जो जीवधारी हैं, जो जीव हैं, ये प्राकृतिक के द्वारा नहीं बनाए हैं, जबकि ये निषेचन की क्रिया के द्वारा होते हैं। तो जीवधारी जो है ना प्राकृतिक इनको नहीं बनाया है, ये निषेचन की क्रिया के द्वारा होते हैं। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। और इंसुलिन क्या करता है, चीनी का पाचन करता है। जब इसी का कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा और हमें कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग समतल दर्पण होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। चेहरा जिस दर्पण में देखते हैं एकदम सीधा प्रतिबिंब बनता है। और सीधा प्रतिबिंब बाबू कैसा होता है, काल्पनिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष को बाबू दूर करने के लिए आपको याद रखना है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव का जो नेत्र है बाबू, मानव का जो आंख है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव के आंख में आपको याद रखना है उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस बाबू पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर बाबू हम लोग किससे मापते हैं, तो विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर से। विभवांतर किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। और आमीटर से बाबू हम क्या मापते हैं, तो धारा को मापते हैं, यानी विद्युत धारा को किससे मापते हैं, आमीटर से मापते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो आमीटर देखिए ये छोटा है ना, आमीटर है, और एक होता है बाबू वोल्ट मीटर, ठीक है ना, एक होता है वोल्ट मीटर। ये दोनों क्वेश्चन आता है। आमीटर को देखिए छोटा लिखा है तो ये छोटा के साथ जाएगा। आमीटर जो है बाबू ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो वोल्ट मीटर है बड़ा में लिखा गया है तो ये बड़ा वाला के साथ जाएगा। पार्श्वबद्ध क्रम, इसका पूरा नाम क्या है, पार्श्वबद्ध क्रम या श्रेणी क्रम में इसे जोड़ा जाता है। तो बड़ा वाला बड़ा के साथ और छोटा वाला छोटा के साथ। आम मीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर जो है ये आपका पार्श्वबद्ध क्रम यानी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है।
वाट किसका होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट होता है। कुलाम्ब किसका होता है? तो विद्युत आवेश का होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विद्युत मतलब आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? कुलाम्ब होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अब इसमें आपको बताना है वो कौन सा लेंस है जिसमें केवल काल्पनिक बनता है। तो आपको याद रखना है अवतल लेंस। अवतल लेंस में केवल काल्पनिक बनता है, जबकि उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, CuO प्लस यहां पे H2 यानी हाइड्रोजन से यह अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन यहां पे जुड़ रहा है, तो ये बाबू क्या बना रहा है? CuO प्लस यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे H2O बन रहा है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो है कॉपर से अलग हो गया। देखिए, जो ऑक्सीजन है वो कॉपर से अलग हो गया, तो ये हो गया बाबू अलग हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। फिर ये ऑक्सीजन जाके किससे मिल जा रहा है? हाइड्रोजन से जाके मिल रहा है, तो हाइड्रोजन से बाबू जाके मिल रहा है, तो ये बाबू क्या हो गया? उपचयन अभिक्रिया। तो ये अपचयन अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बाबू जो यौगिक बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी कहते हैं। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सुझाएगा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने जो यौगिक हैं वो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तल उदाहरण है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो पित्तल है ये किसका उदाहरण है? तो पित्तल बाबू जो है किससे बना होता है? तो इसका ट्रिक बताए थे पिताजी, ठीक है ना, आपको याद न, पिताजी। पी से क्या होता है बाबू? आपका पित्तल होता है, इसे आपको याद रखना है। ता से क्या होता है? तांबा होता है। और जी से क्या होता है? जिंक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो पित्तल है वो किससे मिलकर बना होता है? तो पित्तल आपको याद है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। और वैसा तत्व जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, धातु या अधातु, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। तो पित्तल बाबू आपको याद रखना है मिश्र धातु है। और पित्तल किससे मिलकर बना होता है? तो ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग करके क्या बनाता है? तो कार्बन बाबू जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहे जाते हैं? तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं ये क्षारीय धातु होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? तो हमारे वायुमंडल में बाबू कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो आपको याद रखना है 0.03% पाया जाता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और जो कार्बन है बाबू ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो यही कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, NaOH है। अब इसमें आपको बताना है ये अम्ल है, क्षार है कि लवण है? तो बाबू अम्ल जो है वो तीन को आपको याद रखना है, HCl, H2SO4 और यहाँ पे HNO3, ये आपका अम्ल है। अब यहाँ पे क्षार के अंत में क्या होता है? OH होता है, इसका ट्रिक होता है। तो क्षार के अंत में क्या होता है? OH होता है। देखिए इसके अंत में OH है, जब OH है तो बाबू ये क्या होगा? अपना क्षार होगा। यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। NaOH क्या है? क्षार है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या है? ऑक्सीजन। ये पादप हार्मोन है, आपको याद रखना है। ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन है। और जो ये ऑक्सीजन है बाबू ये किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। और ये पेड़ पौधों का वृद्धि हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। तो ऑक्सीजन क्या है बाबू? एक हार्मोन है। और ये हार्मोन किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। और ये पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि पेड़ पौधों का लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एगो ऑक्सीजन है और दूसरा जिबरेलिन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब यहां पे आपको बताना है कि कौन मानव में मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है,
डिंब वाहिनी मादा जनतंत्र का भाग है, लेकिन जो शुक्र वाहिका है ये मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुषों में पाया जाता है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या होते हैं। तो पराग कोश में आपको याद रखना है पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है। तो स्वपोषी पोषण बाबू किस में होता है? हरे पेड़ पौधों में। और हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए, यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वपोषी पोषण में सभी का जरूरत पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि जो होता है जो हमारे शरीर के अंदर होता है, इसमें सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो आपको याद रखना है लीवर। लीवर का हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? तो इसे यकृत बोलते हैं। यकृत यानी लीवर। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन जो होता है 1.5 kg, यानी 1.5 किलो का लीवर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पादप हार्मोन का उदाहरण है। अब इसमें आपको बताना है कि पादप हार्मोन कौन सा है। तो पादप हार्मोन 5 गो होता है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ये 5 गो पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन ये क्या है बाबू? पादप हार्मोन है। और ये क्या करता है? ऑक्सिन पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र बोलते हैं। जनित्र को हिंदी में जनरेटर बोलते हैं। इसी से ना विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है, जूल होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें किसका अर्थ जल होता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको याद होगा। क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम? कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित है। और आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस में मुख्य कितने फोकस की संख्या होती है? तो लेंस में 2 गो फोकस होता है और लेंस में 2 गो वक्रता केंद्र भी होता है। ठीक है ना? तो लेंस में 2 गो फोकस होता है और 2 गो वक्रता केंद्र होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध, अगर ताप बढ़ाइएगा उसको गर्म करिएगा, अगर आप धातु को गर्म करिएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ते जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता उसका घटता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध तो आपको याद रखना है बढ़ता है। ताप बढ़ाइएगा, उसको गर्म करिएगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ने लगता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो साग सब्जी जब बाबू विघटित होता है, सड़ता गलता है, तो उसमें बाबू उष्मा निकलता है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, उपचयन वह प्रक्रिया है। तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी इनमें से सभी होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में बाबू इलेक्ट्रॉन कहां पे मुक्त होता है? तो इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और ई से एनोड भी होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन और एनोड दोनों सिमिलर है। ई से इलेक्ट्रॉन, ए से एनोड, ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। ए से इलेक्ट्रॉन और ए से एनोड, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन और एनोड, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है ये एनोड पर मुक्त होता है। इसे आपको याद रखना है।
अगला जो क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सक्रियता श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे। पहला है बाबू यहाँ पे पोटेशियम, जो सबसे अधिक सक्रिय है, बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करता है। दूसरा है आपका सोडियम, तीसरा है आपका एलाई यानी लिथियम। ये क्या है बाबू? ये तीनों जो है ना बहुत ही अभिक्रियाशील है, ठीक है। सोडियम को अगर आप लोग जल मतलब बाहर निकालिएगा, जल में डाल दीजिएगा, उसमें भी आग लग जाएगा। हवा में निकाल दीजिएगा, हवा में भी लग जाएगा। जो पोटेशियम है ये भी बहुत ही तेजी से बाबू जलने लगता है जैसे ही हवा के संपर्क में आता है। तो ये सारा अभिक्रिया मतलब बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील है, पोटेशियम और यहाँ पे सोडियम। तो देखिए सबसे पहले के दिया है, के नहीं दिया है, तो ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। के बाद बाबू कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Na यानी सोडियम। तो Na आपका दिया है, तो Na वाले पे आप लोग टिक करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सदस्यों का सूत्र क्या होता है? तो एक होता है एल्केन, आपको याद रखना है। एक होता है बाबू एल्केन जिसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 होता है, आपको याद रखना है। दूसरा होता है बाबू यहाँ पे एल्काइन, ठीक है। एल्काइन का जो सूत्र होता है, बस इसमें से दो दो आपको घटा लेना है। दो आप लोग यहां से घटाइएगा तो कितना बचेगा? CnH2n। तो ये हो जाएगा आपका CnH2n, बस आपको यहां से दो घटा लेना है। चलिए इसको हम वहां पे डिलीट कर देते हैं। चलिए यहां से बाबू क्या करना है? दो बस इसमें से घटा लेना है। तो दो घटा लीजिएगा, यहां पे दो घटाइएगा तो दो में से दो घट जाएगा, 0, यानी ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा कितना? Cn अपना H2n बचेगा। तो यहां पे लिख दीजिए Cn और यहां पे H2n। अब इसमें से अब तीसरा जो होता है एल्केन, एल्कीन, सॉरी ये है बाबू एल्कीन। ये क्या होता है? दूसरा होता है एल्कीन होता है, ठीक है ना, ये एल्कीन है। तीसरा होता है एल्काइन, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, एल्काइन। एल्काइन का बाबू जो सूत्र होता है इसमें से, और आपको देखिए इसमें से दो घटा है तो ये बना। अब इसमें से दो घटाएगा और एल्काइन का होगा CnH2n-2 होता है, ये एल्काइन का होता है। ये तीनों के तीनों बोर्ड एग्जाम में आता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है। कहां पे ऑप्शन दिया है? ये वाला ऑप्शन दिया है, CnH2n-2। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये एल्काइन का है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? तो 1 जो पिकामीटर है किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है? तो नर युग्मक बाबू शुक्राणु होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन है। देखिए ऑक्सीन और जिब्रेलिन ये दोनों क्या है? पादप हार्मोन है, और ये दोनों क्या करते हैं? पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ाते हैं। तो जिब्रेलिन क्या है बाबू? तो ये भी पादप हार्मोन है, और ये क्या करता है? जिब्रेलिन तो लंबाई बढ़ाता है। तो जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। एक होता है बाबू जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो आपको याद रखना है जल का संवहन करने के लिए, सॉरी, पादप में जो जल का संवहन करता है, ज से जल, ज से जाइलम। जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, लेकिन जो फ्लोएम है ये भोजन का संवहन करता है, ढोने का काम करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण से होता है? आप लोग देखते होंगे पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं, किस हार्मोन के कारण से? तो आपको याद रखना है एब्सिसिक अम्ल। ये भी क्या है? पादप हार्मोन है, लेकिन इसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। इसके कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती हैं? तो आपको याद रखना है सीधी रेखा में। प्रकाश की जो किरण है ये सीधी रेखा में गमन करती है। हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आप बोलिएगा सर ये क्वेश्चन इतना रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू बार बार आता है, ठीक है ना, तो रिपीट करता है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट जो हमारे घर में बाबू टॉर्च होता है ना, आप लोग देखते होंगे जिसमें बैटरी लगता है, यहाँ पे सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक कांच लगा होता है, नहीं तो ये चमकीला सतह होता है। ये किसके तरह काम करता है? तो ये अवतल दर्पण की तरह काम करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो ये अवतल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं? तो खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं करते? सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। इसका यूज करते हैं जो गाड़ी बाबू चलती है ना बड़े बड़े महानगरों में, तो उसमें ईंधन के रूप में किया जाता है, गैस वाली गाड़ी। अगला क्वेश्चन है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? डायनेमो होता है बाबू जिसे मोटर बोला जाता है, उसको जितना घुमाइएगा जितना नचाइएगा वो यांत्रिक ऊर्जा है, और जितना नचाइएगा उससे हमें क्या मिलेगा? बिजली मिलेगा। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होता है? तो घरों में जो बाबू विद्युत से दुर्घटना जो होता है शॉर्ट सर्किट से होता है। शॉर्ट सर्किट क्या है बाबू? तो जब गर्म तार ठंडा तार, जो भी हम लोगों के घर में तार है उसमें दो तार है, एगो गर्म तार एगो ठंडा तार। गर्म तार ठंडा तार जैसे ही एक दूसरे से चिपकता है वहां पे बहुत तेज आग लगता है, स्पार्क होता है, तो शॉर्ट सर्किट से होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आंख का व्यवहार होता है, यानी आंख किस तरह व्यवहार करता है? तो आंख जो है ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि आंख में उत्तल लेंस है, इसलिए आंख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, ये सारा का रासायनिक सूत्र एक ही है। संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, खड़िया का भी रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? तो बॉन्ड OH क्या होता है? अल्कोहल होता है। बॉन्ड COOH क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। और एक होता है बॉन्ड CHO, ये क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ये तीनों के तीनों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तीनों के तीनों आपको यहां पे याद रखना होगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन है कि बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कार्बोनिक अम्ल, या यहां पे देखिए कार्बोनिक अम्ल नहीं दिया है तो यहां पे केवल अम्ल दिया है, तो यहां पे अम्ल पे टिक करेंगे। टोटल हम यहां पे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां पे क्वेश्चन बैंक के पढ़ा दिए। अब जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ, और इसमें के जितने भी क्वेश्चन है उसे आप लोग क्या रख लीजिए? याद रख लीजिए, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।